नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोगों ने गत कक्षा में गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, जिनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उनका उदारवादी जो आग्रह उसके ऊपर। गोखले ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण और आग्रह पनप रहे थे। अपने पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के आलोक में भारतीय बुद्धिजीवी भारत के राजनीतिक उत्थान और सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में सोचने लगे थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रानाडे आदि भारतीय उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे। गोखले ने इसी उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरे उनके राजनीतिक विचारों में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण। अपने गुरु रानाडे की भांति गोखले की ये मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक दिव्य वरदान है। वे ये भी स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश संपर्क में के कारण भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को क्रमशः भारत में अपनाए जाने के ऊपर बल देते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा कालांतर में भारतीय शासन और प्रशासन का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे। ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में उनकी सहज आस्था थी। वे जानते थे कि अंग्रेज भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहे हैं तथा इस प्रकार वे भारत की जनता की उन्नति के नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। उनका ये विश्वास था कि भारतीय जनता संगठित और जागरूक होकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से यदि ब्रिटिश सत्ता का ध्यान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़े प्रश्नों पर आकर्षित करे तो ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से सने सने भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों को लागू कर सकेगी। तीसरे उनके राजनीतिक विचारों की हम चर्चा करें तो वो हैं नौकरशाही की अधिकारवादी जो प्रवृत्ति थी, उनका उन्होंने विरोध किया। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की अधिकारीवादी जो प्रवृत्ति थी उनके प्रारंभ से घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से उत्तरदायी थी। उनका मानना था कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति जो संवेदनहीनता है उसके कारण भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश जो लाभ हैं उनसे वंचित रह रही थी। गोखले ने प्रशासन के विद्यमान अधिकारी तंत्रीय स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक उदार बनाया जाना उचित माना ताकि प्रशासन में भारतीय जनता को सार्थक भागीदारी दी जा सके। उन्होंने अनुभव किया कि सत्ता के ऊपर अधिकारियों का एकाधिकार होने के कारण ही ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों को न्यायसम्मत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उनके राजनीतिक विचारों में हम चर्चा करें तो वो ले सकते हैं स्वशासन की धारणा। गोखले की स्वशासन की परिकल्पना ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। वे इसको उचित भी मानते थे और व्यवहारिक भी। साम्राज्य के अधीन ही एक सम्मानित देश के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित रह सकता है। इस दृष्टि से उनके स्वशासन की धारणा का लक्ष्य साम्राज्य के अधीन स्वशासन तक ही सीमित था। सारतः वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाए जाने के लिए सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों के प्रबल पक्षधर थे। स्वराज्य व भारत की जनता की स्वतंत्रता की उनकी धारणा का मर्म एक राज्य के रूप में भारत की संप्रभुता में नहीं अपितु गतिविधियों को स्वयं निर्धारित और संचालित करने की भारत की जनता की क्षमता में निहित था। वे कनाडा के उदाहरण से बहुत प्रभावित थे तथा उनकी परिकल्पना भी शासन की जनता के लिए वैसा अधिराज्य स्तर सुनिश्चित करने की थी जैसा कि कनाडा में उपलब्ध था।
अंतिम उनके राजनीतिक विचारों में ले सकते हैं कर्मिक सुधारों में विश्वास। गोखले आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति है तात्कालिक उद्घोषणा द्वारा नहीं अपितु कर्मिक सुधारों के द्वारा ही हो सकती है। वे जनता की राजनीतिक जागृति तथा राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि को इन सुधारों की पूर्व शर्त मानते थे। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उन्हें दूरगामी भविष्य का कोरा स्वप्न दिखाने के लिए नहीं अपितु वर्तमान और निकटगामी भविष्य पर दृष्टि रखते हुए दृढ़तापूर्वक सने सने भारतीय राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। वे प्राय एक अंग्रेजी कविता की इस पंक्ति को उद्धृत किया करते थे, मैं उस दुरुस्त दृश्य को देखना नहीं चाहता, मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है। वे इस बात की प्रति भी सजग थे कि भारतीय जनता की तात्कालिक आकांक्षाओं का अर्थ ये नहीं था कि केवल उनकी पूर्ति से भारत में राजनीतिक और आर्थिक विकास की यात्रा को पूरा मान लिया जाए। वस्तुतः वे कर्मिक सुधारों और उसके साथ साथ होने वाले जनता के राजनीतिक प्रशासनिक प्रशिक्षण को भारत के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ नींव बनाना चाहते थे। इस कारण वे समाज सुधारों के आग्रह को सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं मानते हुए भी तात्कालिक रूप से अर्जित किया जा सकने वाला व्यवहारिक लक्ष्य मानते थे। कामना करते थे कि जनता चरित्र क्षमता संगठन और त्यागवृत्ति के विकास के द्वारा ही इन सुधारों के मार्ग पर चलकर धीरे धीरे वो स्वराज्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक विचारों में हम चर्चा करें तो उन गोखले का जितने भी जो साधन हैं वो संवैधानिक साधनों में उनका गहरा विश्वास था। आंदोलन और संघर्ष की संवैधानिक पद्धति को गोखले ने ऐसे साधनों के द्वारा किया जाने वाले आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जिससे वांछित परिवर्तन संवैधानिक प्राधिकारों के कृत्यों के माध्यम से किए जा सकें। इसका अर्थ ये था कि वे आंदोलन की ऐसी पद्धति में विश्वास करते थे जिसके द्वारा सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती और अपितु उसे संचालित कर रहे लोगों के विवेक को जागृत करके उन्हें जनता की न्यायसम्मत आकांक्षाओं का आदर करने के लिए प्रेरित किया जाना हो। धन्यवाद विद्यार्थियों।